जो हिंदू सिविलाइजेशन है उस पे लोग सवाल क्या इस वजह से उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का जब से उदय हुआ है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म है और कुछ भी नहीं रह गया है? मैं समझता हूँ ये सोच गलत है। इसमें मुख्य लीडरशिप जिन लोगों ने ले ली है उनको हिंदू धर्म और सभ्यता के बारे में सबसे कम पता है। दुर्भाग्यवश बात यह है कि जो लोग इसके बारे में सबसे कम जानते हैं वो आज लोगों को बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा और हिंदू सभ्यता की परिभाषा ये है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। इस धर्म और सभ्यता में और भारत जैसे गणतंत्र में सबको साथ लेके ही हम जी सकते हैं। और ये जो कॉन्करिंग एक्लेक्टिसिज्म मैंने अंग्रेजी में कहा है, ये जो ताकत है इस सनातन धर्म और सभ्यता में कि सबको साथ ले करके भी अपनी निरंतरता में कोई असर ना आने देना, ये मैं समझता हूँ इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेहरू जी चाहते थे कि भारत मॉडर्न बने, पर इसके वजह से उनका कई बार ऐसा भी सोचना था कि जो भी हमारा अतीत है, इतिहास है, वो कुछ भी नहीं है, या समझिए पूर्वग्रह है, सुपरस्टिशन है, प्रेजुडिस है, ऑब्सक्यूरेंटिज्म है, वो भी गलत है। आप इतिहास पर पर्दा डाल करके आज समन्वय नहीं कर सकते। उसको समझिए, उसको अपनाइए। सर्वधर्म समभाव के रास्ते पे चलना हमारे लिए एक संवैधानिक कर्तव्य है या वही रास्ता भी है। रास्ता ही वही है कि सर्वधर्म समभाव, और यही सबसे बेहतर है हिंदू धर्म और समाज के लिए भी। मेरा अपना मानना था कि CAA को तो कुछ हद तक हम कबूल कर भी लें। जब आपने ये स्पष्ट कर दिया एक बार नहीं कई बार कि CAA और NRC दोनों साथ चलेंगे, तो मेरे समझ से बड़ा क्लियर अप्रोच था कि वो जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, ख़ास तौर से जो मुसलमान भाइयों और बहनें हैं, उनके खिलाफ साजिश है। इसलिए मैंने उसका विरोध किया। तो आप चूंकि नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय तक आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को इतने कमज़ोर स्थिति में? 15 साल हो गए, 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री तो हैं, पर पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर हैं, जो बीजेपी चाहती थी। नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी पे बने हुए हैं। बने रह पाएंगे जब तक बीजेपी चाहेगी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज फिर से हमारे सामने एक किताब है। किताब मेरे हाथ में है जिसका नाम है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, अचीवमेंट, निगलेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। वेस्टलैंड ने इस किताब को प्रकाशित किया है। 400 से ज़्यादा पन्नों की ये किताब है और कीमत करीब इसकी 800 रुपये है, 799 रुपये मार्क है। किताब इस बात को बताती है कि हिंदू सभ्यता क्या थी, कैसी थी, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, कैसे वो बिगड़ी है, निरंतर बिगड़ती चली गई है, कैसे अभी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और भविष्य में इस सभ्यता के साथ कैसा बर्ताव होने वाला है या कैसे ये सभ्यता भविष्य में खुद को बरकरार रख सकती है, बावजूद इसके पहले भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ, फिर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ और उसके बाद कैसे सभ्यताओं में बदलाव आ करके इस सभ्यता ने खुद को बनाए रखा है। इस किताब को लिखा है पवन के वर्मा ने। पवन के वर्मा का एक परिचय तो ये है कि उन्होंने रामचरितमानस पे किताब लिखी है, तुलसीदास पे लिखी है, कृष्ण पे लिखी है, भगवान राम पे लिखी है, गालिब पे लिखी है, दर्जनों किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हैं। दूसरा परिचय उनका ये है कि वो पूर्व विदेश सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं, IFS रहे हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं। एक और परिचय है उनका कि वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा एक और भी परिचय है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे हैं। और एक परिचय अब ये भी है कि वो इस समय केंद्र में पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस किताब पे जिसका नाम है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। सर, स्वागत है आपका और शुक्रिया वक्त देने के लिए हम लोगों को। सर, ये वक्त बहुत अजीब है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पूरी दुनिया में, एक महामारी का सामना करना पड़ रहा है, सभ्यताओं का टकराव एक तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। और इस दौर में आपको
द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन पर लिखने का ख्याल कैसे आया और कैसे ये शुरू हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? देखिए, मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं। एक भगवान कृष्ण पे मेरी है बड़ी पुस्तक है। मैंने तुलसीदास जी रामचरितमानस पे लिखी है, आदि शंकराचार्य पे लिखी है, चाणक्य पे लिखी है, महाभारत पे लिखी है। और अब ये इसके बाद तो मेरी सोच में जो हिंदू सभ्यता है वो एक विराट संस्कृति है। अफसोस की बात यह है कि दुनिया तो है भी, पर हिंदू खुद स्वयं इसके बारे में कम जानते हैं। मेरी कोशिश ये थी इस किताब के माध्यम से कि मैं जितने लोगों तक पहुंचा सकूं ये बात पहुंचाऊं कि इस सभ्यता और संस्कृति को समझने की कोशिश है, करनी चाहिए। ये सभ्यता पुरातन है, बिल्कुल। इस सभ्यता में निरंतरता है, इस सभ्यता में उच्चतम श्रेष्ठता है कई सेक्टर्स में, इसमें विविधता है। और कुल मिलाकर के जो इसकी उपलब्धियां हैं, खामियां भी हैं जिनका मैं चर्चा करता हूं अपनी पुस्तक में, पर जो उपलब्धियां हैं उससे अगर हिंदू स्वयं वंचित रह जाएंगे या उनको दिलचस्पी नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ हमारे सामने एक खजाना पड़ा है और हम उसके इर्द गिर्द ही घूम के निकल जा रहे हैं। मैंने इसलिए भी ये पुस्तक को लिखा। एक कारण और था, और जिसको मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं। बहुत से लोग एक सोच के आधार पर इसको एक विराट संस्कृति और सभ्यता की मान्यता देने से कतराते हैं। और मैं उनके तर्क और उनके आर्गुमेंट्स को रिबट करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आपकी सोच है वो इस संदर्भ में गलत है। और तीसरी चीज ये थी कि इस निरंतर सनातन सभ्यता आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर हमें गहन चिंतन करने की जरूरत है। इसमें ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जिस हिंदुत्व से या जो हिंदू सिविलाइजेशन है उस पे लोग सवाल क्या इस वजह से उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का या जनसंघ का जब से उदय हुआ है उसने हिंदुत्व और हिंदू सिविलाइजेशन इन तीनों को बहुत अलग करके देखा है, बहुत बांट के देखा है, और अभी का जो हिंदू है उसके पूरी परिभाषा को ही या जो पूरा सिविलाइजेशन है उसको बदल करके रख दिया है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म है और कुछ भी नहीं रह गया है। ये तो एक त्रुटि आई ही है सोच में, जिससे मैं समझता हूँ हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म को दोनों को ही नुकसान हुआ है। पर एक और सोच ऐसी है कि अगर हमको हिंदू अतिवाद, जो हिंदुत्व के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है, प्रचलित है, उसका सामना करना है, तो वो एक अलग चुनौती है जो हम लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। पर उस डर के कारण ये कहना कि अगर हम हिंदू सभ्यता की और खासकर पुरातन हिंदू सभ्यता की बात करें तो हम हिंदू अतिवाद को आज बढ़ावा देंगे, मैं समझता हूं ये सोच गलत है, क्योंकि दो अलग चीजें हैं। आखिरकार इस धर्म और सभ्यता के जो दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हैं, अगर हम उनको समझेंगे नहीं और उनको वस्तुस्थिति के हिसाब से अपनी जगह नहीं देंगे तो वो मैं समझता हूँ उनकी तरफ एक अनफेयर अप्रोच होगा। हाँ, उनको समझते हुए इस निष्कर्ष पे आना है कि जो ये अतिवाद है वो इसी सभ्यता और धर्म के अनुकूल नहीं है।
पर उन दोनों को जोड़ देना कि इसके डर के मारे हम उसको थोड़ा सा डिवैल्यू कर दें, वो गलत है। जिस धर्म में मूल महावाक्य है एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदन्ति, जिसमें ये कहा गया और बड़े साहस के साथ कहा गया, आनो कर्तवो यन्तु विश्वता, आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वता, जिसमें ये कहने का साहस था लोगों को, हमारे ऋषि मुनियों को, आज से हजारों साल पहले, उदार चरितानम वसुधैव कुटुम्बकम। तो ऐसे धर्म और सभ्यता को एक संकीर्ण मोड़ देना और उसको अतिवाद में ट्रांसफॉर्म करना, मैं समझता हूँ गलत है। तो इस पर भी हमको चिंतन करना है। पर कुछ जो कारण है जिससे हिंदू समाज को चोट लगी है, उनको भी समझने की कोशिश करने की जरूरत है, और वो मैं करता हूं इस पुस्तक में। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसके वजह से हम अतिवाद पे आ जाएं, जिसमें एक्सक्लूजन, जिसमें हिंसा, जिसमें कानून को अपने हाथ लेने की बात आ जाए। मतलब जितना हिंदू धर्म को हम लोग समझते हैं, जितना हम अपनी सभ्यताओं को समझते हैं, सभ्यताओं से तो मतलब जो हिंदू सभ्यता हमारी रही है उससे तो किसी को इनकार नहीं है। लेकिन आज जो ये चल रहा है, जिसका जो रूप बदल गया है कि गोरक्षा के नाम पर आप मॉब लिंचिंग कर देते हैं, आप किसी धर्म के नाम पर किसी दूसरे की गला काट प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते हैं, आप दूसरे धर्म के लोगों को भला बुरा कहते हैं। और जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि वो वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निजः परो वेति गणनाचल उचेत साम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। हम वसुधैव कुटुम्बकम वाले लोग हैं, और इसी वसुधैव कुटुम्बकम वाले भारत देश में बहुत सारे दूसरे देशों से आए लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ बांग्लादेश से लोग आते हैं, हम उनको नहीं रखेंगे, अफगानिस्तान से आते हैं नहीं रखेंगे, रोहिंग्या को आते हैं नहीं रखेंगे। तो जो लोग हिंदू सभ्यता को थोड़ा बहुत समझते हैं, पढ़ते हैं, या वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, वो लोग तो सवाल उठाते हैं कि भाई हम तो वहाँ थे, हमने तो सबको समाहित किया अपने में। राम ने जब अपनी सेना बनाई तो उन्होंने बानर भालू सबको ले लिया, और हम क्यों छोड़ रहे हैं लोगों को? तो ये जो एक कटुता आ गई है, एक संकीर्णता आ गई है, और ये दिलचस्प बात अपने आप में है कि जो इसमें मुख्य लीडरशिप जिन लोगों ने ले ली है, उनको हिंदू धर्म और सभ्यता के बारे में सबसे कम पता है। आप नेहरू की बात कर रहे हैं ना? नेहरू जी की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेहरू जी के बारे में मैंने कुछ और विश्लेषण किया। हाँ, देखा मैंने वो। नेहरू जी चाहते थे कि भारत मॉडर्न बने, और उनकी रूपरेखा के नाम पाश्चात्य मॉडर्निटी ही सबसे बेहतर थी, जो कि विज्ञान के ऊपर, साइंस एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर आधारित हो। पर इसके वजह से उनका कई बार ऐसा भी सोचना था कि जो भी हमारा अतीत है, इतिहास है, जो पुरातन इतिहास है, वो कुछ भी नहीं है, या समझिए पूर्व ग्रह है, सुपरस्टिशन है, प्रेजुडिस है, ऑब्सक्यूरेंटिज्म है, वो भी गलत है। तो उसका विश्लेषण, मैं नेहरू जी का बड़ा सम्मान करता हूँ। आप देख रहे होंगे मेरे डेस्क के पीछे नेहरू जी की तस्वीर और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। पर मैंने इसका विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि कई कारणों के वजह से आज इस सभ्यता और इस संस्कृति को जो महत्व मिलना चाहिए था, जिसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए थी, वो आज नहीं है। और दुर्भाग्यवश बात यह है कि जो लोग इसके बारे में सबसे कम जानते हैं, वो आज लोगों को बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की परिभाषा और हिंदू सभ्यता की परिभाषा ये है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ कारण ऐसे थे, जैसे जब पंडित जी ने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कि आप सोमनाथ टेम्पल में मत जाइए, या जब आपने हिंदू पर्सनल कोड को बदला पर और बाकी जो पर्सनल लॉ उनको नहीं छुआ, या जब शाह बानो जजमेंट को आपने एक ऑर्डिनेंस के जरिए ओवररूल किया,
कुछ कारण हैं ऐसे जिससे ये लगा कि हम हिंदू समाज की उपेक्षा कर रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के लिए राजनीति चल रही है। फिर राजीव गांधी ने ताला भी खुलवा दिया। फिर ताला भी खुलवाया और उसके बाद पर उन सब को समझते हुए ये समझना है कि इस धर्म और सभ्यता में और भारत जैसे गणतंत्र में सबको साथ लेके ही हम जी सकते हैं। और ये जो कॉन्करिंग एक्लेक्टिसिज्म मैंने अंग्रेजी में कहा है, ये जो ताकत है इस सनातन धर्म और सभ्यता में कि सबको साथ ले करके भी अपनी निरंतरता में कोई असर ना आने देना, ये मैं समझता हूँ इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, क्योंकि मैंने तो संघ के वो जो ध्येय वाक्य है, संघे शक्ति कलयुग है, तो जो एक समाहिता है, एक जो एकजुट रखने की ताकत है, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो इस हिंदुत्व के नाम पर, सिविलाइजेशन के नाम पर जो चीज़ें बदल रही हैं। खैर, एक चीज़ और भी है सर कि हम लोग देख रहे थे कि जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं तो हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, चीन की सभ्यताओं की बात करते हैं। ये देश अब भी हैं, लेकिन क्या उनकी सभ्यताएं वही रह गई हैं? और जो भारत है, हम भारत हिंदू सिविलाइजेशन है, इसकी सभ्यता की बात करते हैं, ये अब भी उसी पुराने फॉर्म में है या थोड़े बहुत बदलावों के साथ पुराने ही फॉर्म में? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप मेरी पुस्तक पढ़ें, और मैंने ऐसा कहा भी है कि हिंदू सभ्यता विश्व के सबसे पुरातन सभ्यताओं के तुल्य है, वो भी उतनी ही बिल्कुल पुरानी है। दूसरी चीज, इस सभ्यता को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कितनी पुरानी है। और उसमें लोग ये कहते हैं कि साहब नहीं, ये तो 1500 BCE यानी तब से ही ये शुरुआत हुई है। अब उनके मन में ये डर है कि अगर हम इसको और पुरातन बताएं तो आज हिंदू अतिवाद बढ़ जाएगा, हिंदू ग्लोरिफिकेशन जिसको कहते हैं, महामंडित करना हिंदुओं को। मैं कहता हूं कि भाई विज्ञान के तर्क हैं। बिल्कुल है। एक नदी थी सरस्वती, हाँ, वो बहती थी। ऋग्वेद में जिक्र है 44 ऐसी हिम्स हैं, श्लोक हैं, जिसमें सरस्वती नदी का जिक्र है। 72 जगह सरस्वती नदी के बारे में जिक्र है। ऐसी 11 श्लोक हैं जो सिर्फ सरस्वती के बारे में हैं। तो ऐसा तो नहीं हो कि पूरी मिथ्या है। और आज विज्ञान के स्तर पर हम जान चुके हैं कि सरस्वती नदी थी, अस्तित्व था, और वो कब बहती थी। अगर ऋग्वेद में उसके बारे में जिक्र है तो जिन्होंने ऋग्वेद लिखी थी वो सरस्वती नदी के रहते या उसके पहले लिखा होगा, यहाँ पे आ चुके थे। क्योंकि सरस्वती नदी लगभग 2400 BCE में लुप्त होने लगी, तो इसका मतलब वो उसके पहले रहे होंगे। बिल्कुल। तो ये इस सभ्यता की पुरातनता को रेखांकित करता है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है एक बड़े मैं समझता हूँ ठंडे दिमाग से, क्योंकि इसमें बहुत सी आइडियोलॉजीज मिक्स हो। बिल्कुल, हाँ, यही सबसे जो बड़ा संकट है वो यही संकट है कि आप जब भी बात करते हैं हिंदुत्व की, आप उसकी अच्छाइयों को रेखांकित करने की कोशिश करते हैं तो जो दूसरा पक्ष है वो उनकी बुराइयों को लेकर के आ जाता है। जो अच्छाइयों को रेखांकित नहीं करता है वो उसके अतिवाद को लेकर के आ जाता है, और फिर पॉलिटिक्स, वोट बैंक और सारा घालमेल करके फिर वही हिंदू सभ्यता पे उसी तरह से उसी संदर्भ में जैसे तुर्की आए हमारे देश में महमूद गजनी से लेकर के 600 साल तक। अब एक तरफ उनके आने से एक मिली जुली संस्कृति बनी जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। उसका एक परिणाम ख्याल था क्लासिकल म्यूजिक में, उसका हम स्वागत करते हैं। पर यह कह देना कि वो आए जैसे एक टूरिस्ट बस में, उन्होंने बिरयानी दी, हमने उनको पूड़ी हलवा दिया और यहाँ एक गंगा जमुनी तहजीब बन गई, ये गलत है।
कुछ लोग ऐसे भी इतिहासकार हैं जो इस तरह से ये उनका आना दर्शाते हैं। मेरा अपना मानना है कि जब वो आए तो बहुत बड़ी क्षति हुई हिंदू सभ्यता को, क्योंकि वो धर्म के नाम पर, इस्लामिक धर्म के नाम पर जो उन्होंने तोड़फोड़ की, जो मंदिर गिराए, नालंदा को जलाया, और भी बहुत सी चीजें थी जिससे सोमनाथ तोड़ा गया, मतलब हजारों मंदिरें तोड़े गए। तो उनको भी समझना जरूरी है। आप इतिहास पर पर्दा डाल करके आज समन्वय नहीं कर सकते। उसको समझिए, उसको अपनाइए, और फिर उसके आगे जो आज हमारी लोकतांत्रिक, हमारे लिए जो आज हमारी रिपब्लिक है, गणतंत्र है, उसमें हम प्लूरल हैं, इंक्लूसिव हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, सर्वधर्म संभाव के रास्ते पे चलना हमारे लिए एक संवैधानिक कर्तव्य है, या वही रास्ता भी है। रास्ता ही वही है कि सर्वधर्म संभाव, और यही सबसे बेहतर है हिंदू धर्म और समाज के लिए भी, कि आप दूसरों को भी समाहित करें अपने साथ, और सारी, और कोई विकल्प नहीं है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है, उससे अव्यवहारिक बात तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं, क्योंकि इस देश में बहुत से लोग हैं ऐसे धर्म के, 22 करोड़ तो हैं ही फिलहाल, वो सब साथ रहते चले आए हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं सर? चूँकि किताब में तो है ही जिक्र उसका, लेकिन मैं भी फिर भी चाहता हूँ कि दर्शकों की सुविधा के लिए आपके जुबानी सारी चीज़ें हो जाएं। पहले इस्लाम आया, हिंदू सभ्यता थी, पहले इस्लाम आया और फिर अंग्रेज आए। 200-250 साल तक वो हमारे यहाँ रहे, 200 साल। कितना बदला इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने जो हमारा हिंदू सिविलाइजेशन था उसको? देखिए, नुकसान और किसने ज़्यादा, माली और मानसिक दोनों से हुआ। जब तुर्की आए तो हिंदू धर्म ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, और जो ये महान भक्ति मूवमेंट है 600 साल तक चला, और जो उसमें कविताएं लिखी गई, और जो कीर्तन, और जो जो एक लोकतांत्रिकरण हुआ हिंदू सभ्यता का, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। बिल्कुल, अब तक मतलब लोगों को जुबान नहीं आ रहा। उसी के वजह से इतने प्लंडर और लूट के बावजूद इतने मंदिर गिराए गए, इतने केंद्र जहाँ पर हिंदू सभ्यता के बारे में बढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, उसका संरक्षण किया जाता था, उन्हें सब तोड़ा भी गया। उसके बावजूद हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म सनातन रूप में चलता रहा। अंग्रेज जब आए, उनका लक्ष्य कुछ और था। कॉलोनाइजेशन का ये लॉजिक है, वो कब्जा करना चाहते थे मानसिकता पर उनकी, जिन पर वो राज्य कर रहे हैं। तो उनका फिजिकल सब्जुगेशन ही नहीं था सिर्फ लक्ष्य, बिल्कुल, वो मानसिकता पर कब्जा करना चाहते थे। और इसीलिए आज मैं दुर्भाग्यवश किताब अंग्रेजी में लिखी, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो कॉलोनाइज सोसाइटीज है ना, उन पर कॉलोनाइजेशन का परिणाम बहुत सालों चलता है, सोच ही बदल जाती है। क्योंकि एक बड़ा अंतर यही दिखता है कि इस्लाम ने तो जो किया वो किया ही, अंग्रेजों ने तो पूरी आपकी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, आपके सोचने का तरीका बदल दिया, आपके रहने का तरीका बदल दिया। और फिर मुझे लगता है कि वही वजह थी कि फिर नेहरू ने जब आज़ादी मिली तो नेहरू पूरी दुनिया कुछ हद तक नेहरू जी ने क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि खुद भारतीय ये समझें कि उनके ही हित के लिए, उनको सभ्य बनाने के लिए हमारा राज्य जरूरी है। और ये जो क्रिटिक था, ये जो उनका तर्क था, बहुत हद तक जिन पर वो राज कर रहे थे उनकी मानसिकता पर उसने हक जमा लिया। और इससे आप देख रहे हैं कि आज तक हम उसके पकड़ से निकल नहीं पाए। तो इसलिए इन चीज़ों का विश्लेषण करना ज़रूरी है
कि इस सभ्यता में, इस धर्म में निरंतरता तो रही है, इसीलिए इसको सनातन भी किया और इसीलिए मुझे लगता है कि ये टिकी भी हुई है। टिकी भी हुई है, क्योंकि इट हैड द एबिलिटी टू रीइन्वेंट एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। और आज उसके सामने नई चुनौतियां हैं, जिसका भी सामना करके एक हमें आगे समाधान ढूंढना है, सारी चीज़ें करनी है। तो सर, इसके अलावा तो हमने किताब पे बात की द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन पे, लेकिन आप एक डिप्लोमेट भी रहे हैं जी। इसके बिना तो बात होगी नहीं। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध चल रहे हैं वो भी आप देख ही रहे हैं लगातार। किस दिशा में जा रहे हैं हम? चाइना के साथ जो लगातार हम लोगों का संबंध खराब होता जा रहा है, आपका मतलब बार बार दावा किया जाता है कि ठीक हो रहा है, लेकिन क्या लगता है कि ये उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, चीन और भारत के बीच मैत्री कभी बुनियादी तौर पे हो ही नहीं सकती। चीन समझता है कि उसके लक्ष्य के अनुकूल, जिसमें वो विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति हो, उसमें एक लोकतांत्रिक भारत अड़चन है। ठीक है। वो भारत से एंगेजमेंट तो रखेगा, पर ये जो तनाव आप देखते हैं और जो स्पर्धा आप देखते हैं, वो कूटनीति से उसका सुझाव नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है डिप्लोमेसी के जरिए कि उसको मैनेज किया जाए। और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि चीन सदा एक लक्ष्य, एक नीति के हिसाब से डिप्लोमेसी करता है। उसने सोच लिया है एंगेजमेंट एंड कंपटीशन विद इंडिया। हमको ये समझना है कि अगर ममल्लापुरम पर बहुत अच्छी वार्ता हुई, या वुहान स्पिरिट जिसको कहते थे, तो वो सब अपनी जगह पे हैं। चीन का लक्ष्य नहीं बदल सकता, क्योंकि उसकी सोच में भारत एक हमेशा अड़चन रहेगा। ये हालिया दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि 2016-17 में गलवान से लेकर के और अब तक जो लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब 85 के बाद तो शांति था चीन, ये 2016-17 से आखिर मतलब क्या हमारी तरफ से कोई चूक हुई, हमारी डिप्लोमेसी से चूक हुई, हमारी सरकारों से चूक हुई, क्या आखिर वजह रही? हमें 25 साल 30 साल बाद ये हमें बहुत देर तक ये बात समझ नहीं आई कि नेहरू वाली गलती हम लोगों ने कर दी। नहीं, वो हर सरकार करती चली आई है कि चीन की कूटनीति के पीछे एक ही लक्ष्य है, एंगेजमेंट विद कंटेनमेंट, भारत को कंटेन करना। हम कभी कभी इस बात को समझने में चूक जाते थे और बहुत ही उत्साहित हो जाते थे जब एक अच्छी मीटिंग हो जाए, समिट मीटिंग हो जाए, और हमने अपने बॉर्डर डिफेंसेस को निगलेक्ट किया है। और बहुत लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ जो डिस्प्यूटेड है। तो हमें पूरी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन किसी न किसी माध्यम से भारत को कंटेन करने की ज़रूरत को के लक्ष्य को पूरा करेगा। इसीलिए जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग साबरमती के किनारे झूले पर झूल रहे थे, उस वक्त चुमर में 1000 से ज़्यादा चाइनीज़ ट्रूप्स इन्वेड कर चुके थे। बिल्कुल। और साथ साथ बहुत स्पष्ट संदेश था, मैत्री और स्पर्धा दोनों एक साथ चलती रहेगी। ये चीन का हमें समझने की ज़रूरत है और अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति उस हिसाब से बनाने की ज़रूरत है। बाकी आप राजनेता भी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार भी रहे हैं। जब हम द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, उसमें ये सरकार CAA NRC लेकर के आती है, आप उसका विरोध करते हैं, नीतीश कुमार समर्थन करते हैं और फिर आप पार्टी से बाहर आए थे। क्या हुआ था वो, आखिर क्यों है ये वजह
वहाँ तक पहुँच? देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का निजी स्तर पर बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं तो फॉरेन सर्विस से, भूटान में थे आप? मैं भूटान में राजदूत था, और उसके बाद मैंने जब अपना त्यागपत्र दिया और उनके साथ राजनीति में जुड़ा, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया। पर ये मामला था विचारधारा का। मेरा अपना मानना था कि CAA को तो कुछ हद तक हम कबूल कर भी लें, लेकिन उसमें पहली दफे नागरिकता को धर्म से जोड़ा गया है। पर उसको हम कबूल भी लें, तो जब आपने ये स्पष्ट कर दिया एक बार नहीं कई बार, और लोकसभा के पटल पर भी कि CAA और NRC दोनों साथ चलेंगे, तो मेरे समझ से बड़ा क्लियर अप्रोच था कि वो जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, ख़ास तौर से जो मुसलमान भाइयों और बहनें हैं, उनके खिलाफ साजिश है। इसलिए मैंने उसका विरोध किया। और नीतीश कुमार जी, क्योंकि अब बीजेपी के खेमे में जा चुके थे, उन्होंने उसको स्पष्टता से नकारा नहीं। और मैंने उनसे कहा कि साहब, ये आपकी सोच की, आज की नहीं, 50 साल की सोच के विरुद्ध होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार का चेहरा है, उन पे एक मतलब सेक्युलर होने का तो लगा रहता था कि हाँ नीतीश कुमार सेक्युलर हैं। नीतीश कुमार ऐसा विरोध करते हैं तो क्या उसका भी खामियाजा उन्हें इस चुनाव में उठाना पड़ा है जो 2020 में चुनाव हुआ, और जो आपने देखा कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं? बीजेपी की, अब मैं, क्योंकि राजनीति पर आप बड़े स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझसे स्पष्ट उत्तर भी बिल्कुल मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, आप एक टीचर हैं, तो मैं वही चाहता हूँ कि एक राजनीति को समझने वाले विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी चाहती थी कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन तो हो, पर नीतीश कुमार एक डिपेंडेंट स्थिति पर उनके साथ बिहार में रहें और बिहार से बाहर ना जाए। सीधी बात। क्योंकि आपने जब JDU ज्वाइन किया था तो उस समय तो नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती हुआ करते थे, बीजेपी जूनियर पार्टनर थी बिहार में, और JDU बड़ी पार्टनर थी। वो बदल गया, और इस चुनाव में तो खास तौर से चिराग पासवान के इस्तेमाल से, जो अपने को नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते थे, JDU के वोट काटे गए, एक संस्थागत तरीके से काटे गए। बिल्कुल वो दिखा, और उसका परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार जी अब मुख्यमंत्री तो हैं, पर पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर हैं, जो बीजेपी चाहती थी। ये असल में हुआ है। तो आप चूंकि नीतीश कुमार के साथ इतने लंबे समय तक आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को इतने कमज़ोर स्थिति में? 15 साल हो गए, 2005 से वो मुख्यमंत्री हैं। इतनी कमज़ोर स्थिति में वो कैसे बनाए रखे हैं खुद को? और क्या मतलब नीतीश कुमार का जो तरीका था काम करने का, वो बड़ी पार्टी थे, जो चाहते थे वो करते थे, उन्होंने बहुत सारे सामाजिक समीकरण भी वहाँ पे बदले, और अब उस स्थिति में रह ही नहीं गया है कि वो कुछ कर सकें। बीजेपी बार बार पीछे से आवाज़ आती है कि मुख्यमंत्री हमारा हो। मैंने सार्वजनिक रूप से JDU से निष्कासित होने के बाद कभी भी नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी नहीं की है, उनकी नीतियों पर। नीतीश कुमार जी क्या हैं, वो एक दिन जब अपने आप से संवाद करेंगे तो उनको ही साफ जाहिर हो जाएगा। और किस तरह के उन्होंने समझौते किए हैं, ये भी उनके सामने प्रखर रूप से आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ तो अभी फ़िलहाल आप भी देख रहे होंगे और हम भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने जो अपना बनाया था समीकरण, जो अपनी गोटियां जिसको कहते हैं फिट करने की राजनीति में, ललन सिंह और RCP सिंह, आपने RCP से कमान हटा करके फिर ललन सिंह को दे दी है, RCP सिंह दिल्ली में बैठ गए हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे समीकरण को, क्योंकि आप वहाँ पर रहे हैं, आपने सबको देखा है? अब मैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी लेता हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ।
जेडीयू की बिहार केंद्रित राजनीति से थोड़ा सा इस समय मैं अलग हूँ, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आरसीपी सिंह जी हों या लल्लन सिंह जी हों, वो हमेशा से नीतीश कुमार जी के बहुत करीब थे। एक को मंत्री बना दिया, एक को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसे तो लोग वहाँ बिहार के जो राजनीतिज्ञ हैं, जो देख रहे हैं, पत्रकार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो खेल हो रहा है। अब नीतीश कुमार आरसीपी से दूरी बना रहे हैं। इस तरह की बातें आज से नहीं, बहुत दिनों से की जा रही हैं, बहुत पहले भी कई दफ़े आई हैं। मैं नहीं समझता ऐसा कुछ भी है। नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी पे बने हुए हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी। बने रह पाएंगे जो जब तक बीजेपी चाहेगी। जब तक बीजेपी चाहेगी तब तक वो। और राष्ट्रीय राजनीति की बात आपने की कि आपने बिहार छोड़ दिया। क्या चल रहा है राष्ट्रीय राजनीति में? क्या कोई चुनौती देने वाला है बीजेपी को? मतलब आप लोकसभा भी देख रहे होंगे, राज्यसभा भी देख रहे होंगे, बिना किसी बात के 10 बिल पास हो भी जाते हैं, विपक्ष हंगामा करते रहता है। इस संसद की बात कर रहा हूँ मैं। इस वक्त विपक्ष कमज़ोर है, उसमें एकता की अपेक्षा है, अभी एकता है नहीं। पर अभी हमारे पास 2.5 साल से ज़्यादा है 2024 के चुनाव के लिए। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर बीजेपी के विरोध में कोई भी राजनीतिक ताकत को सुदृढ़ करना है तो उसमें कांग्रेस को पुनर्जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कोई विपक्ष बन नहीं सकता। विपक्ष कोई भी सस्टेनेबल नहीं है। फिर वो संयुक्त मोर्चा जैसा इन सारी चीज़ों पर प्रयास चल रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो आप जिस प्रयास की बात कर रहे हैं, ये प्रयास हमने 2018 में तब देखा जब HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पूरा विपक्ष था, बहुत अच्छी तस्वीर आई थी, अब भी मीडिया में दिखाई जाती है। क्या हुआ बेहतर पता है 2019 में। केवल विपक्षी पार्टी का एक मंच पर आना एक सार्थक विपक्ष नहीं मानना चाहिए। मैं उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 17 पार्टियों को बुलाते हैं, 15 पार्टियाँ पहुँचते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, सबसे कहते हैं कि हमें हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ममता बनर्जी नेताओं के घर घर जा मतलब लोगों से मिल रही हैं, जा रही हैं, कह रही हैं। अभी राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में है तो कपिल सिब्बल बुला लेते हैं बैठक। कई लोग हैं जो विपक्ष के भूमिका में आ गए हैं, विपक्ष के नेतृत्व करने की भूमिका में आ गए हैं। तो क्या सवाल कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही तो नहीं हो रहा है कि जिसकी वजह से कांग्रेस से छिटक रही है पूरा विपक्ष? आप बस इतना समझिए कि चेहरा मत ढूंढिए। अभी तो आप ये देखिए कि विपक्ष में किस तरह का बदलाव आ सकता है जिसमें गुणवत्ता में कुछ फर्क पड़े। देखिए, साथ सबका जुट जाना एक मंच पर अपनी जगह बात है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोगों का आना अपनी जगह एक बात है। 2 और 2 के जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। तो राजनीति में अरिथमेटिक के अलावा केमिस्ट्री भी चलती है। पहले आप विपक्ष को सक्षम कीजिए, चेहरा अपने आप निकलेगा। चलिए, तो ये थी हमारी लंबी बातचीत। हालांकि हमारा मुख्य मुद्दा था ये किताब द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, जिस पे हमने लंबी बात की, देश दुनिया की राजनीति पे बात की और हिंदू सभ्यता को लेकर के आपकी जो भी अपनी समझ है उसको बनाए रखिए। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस हिंदू सभ्यता को, विराट हिंदू सभ्यता को, जो पुराने अपने स्वरूप में थी, वर्तमान में कितनी बिगड़ी है और इसका भविष्य क्या हो सकता है, इसके लिए आपको इससे बेहतर किताब शायद ही फ़िलहाल मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इससे भी और अच्छी किताबें आएंगी और भी अच्छी बातचीत होगी और भी हम इतिहास के पुराने नायकों को लेकर के पवन जी के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।